हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे जो हमारा सेल टॉपिक है उसके ऊपर। बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो सेल टॉपिक। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग तो ये होता ही है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है, लेकिन साथ ही साथ में उतना ही इम्पोर्टेंट भी होता है। और तो मैं सोच रहा हूँ इसको हम 3 पार्ट में करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम एक वीडियो की लेंथ 45 मिनट्स रखेंगे और मिनिमम से मिनिमम एक वीडियो की लेंथ हम 10 मिनट्स रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी करते हैं शुरू भाई। तो ये है फर्स्ट पेज ऑफ सेल टॉपिक। तो सेल, जिसको हम हिंदी में कोशिका बोलते हैं, वो क्या है? तो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं, या फिर सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं सेल। सेल को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका, या कोशिका को हिंदी में बोलते हैं सेल। सजीवों की संरचनात्मक को इंग्लिश में बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक को बोलेंगे हम फंक्शनल। तो सजीवों की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इकाई को बोलेंगे यूनिट, तो ये सेल ही है। और स्टडी का मतलब अध्ययन और सेल का मतलब कोशिका, या फिर स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को बोलेंगे साइटोलॉजी। सजीवों के शरीर को बनाने वाले सबसे छोटी इकाई को भी सेल ही कहते हैं। तो 2 डेफिनेशन हमने पढ़ी है अभी तक सेल के बारे में। फर्स्ट इज दैट कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं, या फिर सजीवों के शरीर को बनाने वाले सबसे छोटी इकाई को भी सेल कहते हैं, ठीक है। और स्टडी ऑफ सेल है साइटोलॉजी। अब सजीव होते क्या हैं? तो मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे थे, उसमें बताया था कि कुछ बायोलॉजिकल एक्शंस होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ सजीव है या फिर निर्जीव है। सजीव को इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग और निर्जीव को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग। तो जैसे कि सजीव अगर कोई भी चीज़ है तो उसमें 4 एक्शंस जरूर होती होंगी जिन्हें बायोलॉजिकल एक्शंस बोलते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, और एक होता है सर्कुलेशन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, तीसरा होता है कि वो चीज़ें खाना खाती हैं, और चौथा होता है कि वो चीज़ें ग्रोथ करती हैं। तो ये 4 चीज़ें जिस भी चीज़ में होंगी वहाँ पर वो चीज़ सजीव मानी जाएगी। और तो अब सजीव होते कौन कौन से जीव जंतु, पेड़ पौधे, या फिर उनका नाम क्या होता है, इस प्रकार से हम एक बार जान लेते हैं। जैसे कि जीवाणु सजीव का ही उदाहरण है। पौधे सजीव का उदाहरण है। जंतु सजीव का उदाहरण है। कवक सजीव का उदाहरण है। और शैवाल भी सजीव का उदाहरण है। तो जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, पौधे को प्लांट्स बोलते हैं, जंतु को एनिमल बोलते हैं, कवक को फंगी बोलते हैं, ठीक है। और शैवाल को क्या बोलते हैं भाई? शैवाल को पता नहीं क्या बोलते हैं, शैवाल को बोलते हैं एल्गी। ओके, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, पौधे को बोलते हैं प्लांट, जंतु को बोलते हैं एनिमल, कवक को बोलते हैं फंगी, और शैवाल को बोलते हैं एल्गी। तो ये है सेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे वायरस के बारे में, विषाणु के बारे में। वायरस, जिसको इंग्लिश में इसको विषाणु को इंग्लिश में बोलते हैं वायरस, और वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है विषाणु। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है विषाणु। क्यों है सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी? क्योंकि कभी कभी जो विषाणु है वो एज ए सजीव परफॉर्म करता है, और कभी कभी एज ए निर्जीव परफॉर्म करता है, यानी कि एज ए लिविंग परफॉर्म करता है कभी कभी, और एज ए नॉन लिविंग परफॉर्म करता है वायरस। कोशिका रहित जीव है, इसका मतलब ये हुआ कि विषाणु के अंदर कोशिका नहीं होती। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी चीज़ बताओ, या फिर ऐसा कुछ बताओ जो जिसके अंदर कोशिका नहीं होती। तो वो है विषाणु। अब क्या है, जब भी किसी भी जीव में फैलता है, नेक्स्ट पॉइंट है विषाणु के अंदर ही, जब भी किसी जीव में फैलता है उसी से पोषण प्राप्त करता है, वह अपना विस्तार करता है। जब भी विषाणु किसी भी उसमें फैलेगा, जीव में फैलेगा, तो वहीं से न्यूट्रिशन लेता है और अपना विस्तार करता है। कौन करता है? विषाणु करता है। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं स्पाइडरमैन वाली, तो उसमें वेनम होता है। वेनम क्या करता है? जिसके साथ भी अटैच हो गया, तो जिसके साथ वो अटैच हुआ तो वो उसका होस्ट हुआ, और उसी से न्यूट्रिशन लेता है और उसी से अपना विस्तार करता है। तो ये है एक प्रकार का वायरस, ठीक है। अब है कोशिका की खोज के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कोशिका की खोज के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डेड सेल की खोज किसने की? तो डेड सेल का मतलब होता है, हिंदी में बोलेंगे डेड सेल को मृत कोशिका, और मृत कोशिका को इंग्लिश में बोलेंगे हम डेड सेल। तो डेड सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने खोज की 1665 में। कोरक की कोशिका में खोज की। डेड सेल की खोज की गई रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में, ठीक है। और कोरक की कोशिका मतलब है कोरक की कोशिका खोजी गई थी, ठीक है। कोरक का मतलब क्या होता है?
मतलब पेड़ की छाल जिसे हम बोलते हैं, पेड़ की स्किन जिसे बोलते हैं, उसी को हम कॉर्क बोलते हैं। ठीक है। और एक ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा फेमस है कि कोशिका की खोज कब की गई। तो कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ये दो चीज़ें हो गई, याद रखना, याद रखने की बात है ये कि जो डेड सेल खोजी गई वो भी रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में खोजी गई, जो ये वाली स्टेटमेंट है। और जो कोशिका की खोज हुई, सिंपल क्वेश्चन आया ना कि कोशिका की खोज कब हुई, किसने की, तो भी हमें यही स्टेटमेंट रिपीट करनी है कि रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ठीक है। और अब है लिविंग सेल। लिविंग सेल को हम हिंदी में बोलेंगे सजीव कोशिका और इंग्लिश में बोलेंगे लिविंग सेल। तो इसकी खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। ल्यूवेनहोक साइंटिस्ट थे ने 1674 में 1674 में खोज की थी ल्यूवेनहोक ने लिविंग सेल की। और ये कहाँ खोजी गई, तो ये तालाब में खोजी गई थी। तालाब को हम इंग्लिश में बोलेंगे पोंड। पोंड में खोजी गई थी। ठीक है। ओके, ये हो गया अब कोशिका की खोज से रिलेटेड फैक्ट्स। अब है सुबेरिन। सुबेरिन क्या है? सुबेरिन एक ऐसा पदार्थ है जो गैस व जो कार्क की कोशिका को गैस व जलरोधी बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सुबेरिन के कारण कोर्क की जो कोशिका होती है उसके अंदर गैस व जल नहीं जा पाते। ठीक है। तो सुबेरिन के कारण कार्क की कोशिका में गैस व जल नहीं जा पाते। सुबेरिन के बारे में ये फैक्ट आ सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे संसार की सबसे बड़ी कोशिका, बिगेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, इंग्लिश में बोलेंगे हम संसार की सबसे बड़ी कोशिका को बिगेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग भी बोल देते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडा जो है उसको संसार की सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। ठीक है। और अब है संसार की सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, वो है माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम। माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम। कोई भी वर्ड नहीं बोलना आए तो सुन के एक बार उसको 4-5 बार हम बोलने की ट्राई करेंगे तो कोशिश तो हो सकता है कि हम उस वर्ड को अच्छे से बोल पाएं। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम। अब जो माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम है, जो संसार की सबसे छोटी कोशिका है, इसके और भी नाम है, जैसे कि पादपों का जोकर कहते हैं माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम को। ये फैक्ट है उससे, माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम से रिलेटेड। ठीक है। और अन्य नाम क्या है? एक तो ये नाम हो गया पादपों का जोकर कहते हैं, एक अन्य नाम है MLO, M.L.O। ठीक है। MLO की फुल फॉर्म क्या होगी? MLO की दो फुल फॉर्म है, एक है मोलिक्यूल, मोलिक्यूल दिख रहा है ये, मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। तो MLO जो है वो माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम का ही नाम है और इसकी दो फुल फॉर्म है, एक है मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म और एक है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। तीसरा जो नाम है, या फिर दूसरा नाम कह लो या फिर तीसरा नाम कह लो, इसको हम थर्ड कंसीडर करेंगे पादपों के जोकर को, तो ये सेकंड हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा। अगर हम इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे तो ये सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें। PPLO सेकंड नाम है, थर्ड नाम कह सकते हैं हम इसको PPLO। तो इसकी फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये ही थर्ड नाम है माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम का। और माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम क्या है? संसार की सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है। तो ये हो गया कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट, और कुछ पॉइंट और बाकी बचे हैं इससे। तो कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए आकार बदलता रहता है। जो माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम है इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, जिसके कारण इसका आकार बदलता रहता है, क्योंकि कोशिका भित्ति ही जो कोई भी सेल होती है उसको आकार देने का काम करती है। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम, यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि पादपों का जोकर है उसके अंदर क्या नहीं होता, तो कोशिका भित्ति नहीं होती और यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है, क्योंकि इसी का नाम पादपों का जोकर है, इसी का नाम पादपों का जोकर है और इसी का नाम MLO और PPLO है। तो ये दोनों फैक्ट जो है बैक्टीरिया की, एक प्रकार का बैक्टीरिया है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, ये दोनों फैक्ट इससे रिलेटेड है और इन दोनों के, और ये दोनों नाम इसी के हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज ऑफ द सेल टॉपिक। अब है ह्यूमन बॉडी में हम बात करेंगे कि ह्यूमन जो बॉडी है उसमें कौन सी कोशिका बड़ी या छोटी होती है। तो ह्यूमन बॉडी में है सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका, ओवम सेल। और सबसे लंबी कोशिका लॉन्गेस्ट सेल, ये है बिगेस्ट, ये है लॉन्गेस्ट और ये है स्मॉलेस्ट। छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट, बड़ी यानी कि बिगेस्ट और लंबी यानी कि लॉन्गेस्ट। ठीक है। तो छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका, बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका और जो लंबी कोशिका वह तंत्रिका कोशिका। नर्वस सेल, न्यूरॉन सेल भी बोल देते हैं या कभी कभी नर्वस सेल भी बोल देते हैं। अंडाणु कोशिका को ओवम सेल बोलते हैं और शुक्राणु सेल को स्पर्म सेल बोलते हैं।
और तंत्रिका कोशिका के बारे में खास बात यह है कि इनकी पुनर्जनन क्षमता सबसे कम होती है। इनकी पुनर्जनन क्षमता सबसे कम होती है। मतलब ये हुआ कि ये अपने आप को रिकवर नहीं कर सकती, जबकि ओवम सेल और स्पर्म सेल अपने आप को रिकवर कर सकती हैं या फिर दोबारा बना सकती हैं या फिर नहीं बन सकती हैं ये, ठीक है। और अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी के ऊपर। ये है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दी थी 1838 और 1839 में शिल्डेन और सवान ने। तो सेल थ्योरी के बारे में क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किसने दी, किन दो साइंटिस्ट ने दी या फिर कब दी। तो 1838 और 1839 में शिल्डेन ने और तथा सवान ने दोनों ने मिलकर दी थी सेल थ्योरी। और जो सेल थ्योरी है इसको जो पुनर्जनित किया था रडोल्फ वर्चोव को। रडोल्फ वर्चोव ने इसको पुनर्जनित किया था, ठीक है। तो सेल थ्योरी के बारे में हमने क्या पढ़ा है। सेल थ्योरी है 1838 और 1839 में शिल्डेन और सवान ने दी थी और इसको पुनर्जनन किया था रोडोल्फ वर्चोव ने 1838 और 1839 में दी थी सेल थ्योरी। एज सिंपल एज दैट। ओके, अब ये है कोशिका के प्रकार, जहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका कि इसको कैसे याद करते हैं। कोशिका के प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये है कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। दो प्रकार की सेल होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब कोई तुमसे ये पूछे या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सेल कितने प्रकार की होती है, तो हम बताएंगे दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। हम यूकैरियोटिक सेल को समझेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल अपने आप समझ में आ जाएगी। तुम बस यूकैरियोटिक को ध्यान में रखना कि हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर हम उसके बारे में जान रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। यूकैरियोटिक, तुम पहले यहाँ समझो, समझना नहीं तो मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ या फिर एक ट्रिक दे रहा हूँ। यूकैरियोटिक यानी कि यू तुम, कैरियोटिक कैरियर समझो, यू कैरी, हम कैरी कर रहे हैं। जैसे कि साइकिल के पीछे कैरियर होता है ना, कैरियर भी बोल देते हैं, कभी कभी उसको कैरियर भी बोल देते हैं। तो सेल के पीछे साइकिल के पीछे कैरियर होता है, तो हम उसमें सामान को कैरी करते हैं, हम सामान को साथ में रखते हैं। तो इससे हम एक सेंस बन जाती है याद करने की कि हम सामान को कैरी करते हैं। तो केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। अब जब हम यूकैरियोटिक सेल में चीज़ों को कैरी करेंगे तो हम केंद्रक रखेंगे, हमारे उस सेल में केंद्रक होगा, वो सेल केंद्रक को लेके चलेगी और जहाँ भी केंद्रक मिलेगा तुम्हें उसकी केंद्रक झिल्ली मिलेगी। या फिर तुम ये समझ लो कि जब भी हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे या फिर यूकैरियोटिक सेल की बात होगी तो हम केंद्रक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल हम कैरी करेंगे तो केंद्रक रखेंगे और केंद्रक होगा तो उसके साथ केंद्रक झिल्ली भी पाई जाएगी यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब सभी पाए जाते हैं, सभी क्या पाए जाते हैं, झिल्लीनुमा कोशिकांग। अब सभी, अब हमारे पास कैरियर है या फिर हम कैरी कर रहे हैं तो हम सभी चीज़ कैरी कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास झिल्लीनुमा कोशिकांग होंगे ना, तो सेल ऑर्गेनल्स होंगे जिनके पास उनकी सेल मेम्ब्रेन होगी या फिर मेम्ब्रेन होगी, तो हम सभी को कैरी कर लेंगे। सभी पाए जाते हैं झिल्लीनुमा कोशिकांग। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनकी मेम्ब्रेन है उनको भी हम यूकैरियोटिक सेल में कैरी करेंगे। अब है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर आगे जानेंगे। हम बस इतना याद रखेंगे फिलहाल के लिए कि राइबोसोम होते हैं, इसमें 80S वाले होते हैं, 80S वाले होते हैं। तो इसमें हम तो इधर राइबोसोम 70S वाले होंगे। अगर हम सब कुछ कैरी कर रहे हैं तो हम 80S वाले बड़े वाले राइबोसोम कैरी कर पाएंगे। और एक है डीएनए रेखित होता है। अगर हमें सब कुछ कैरी करना है तो हमें सीधा रहना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट चलते रहना पड़ेगा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो डीएनए होगा उसमें रेखित होगा, लीनियर डीएनए होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है इसके, एक कोशिका जीव जितने भी होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि अमीबा यूग्लिना पेरीमेशियम, ये एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल के। बहुकोशिकीय सेल जितने भी होते हैं वो भी इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि जंतु, एनिमल्स और पौधे, प्लांट्स। बहुकोशिकीय का हम क्या समझेंगे, मल्टी सेलुलर, और एक कोशिकीय को हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल को हम पूरी तरह से समझ चुके हैं विद सेंस या फिर विद हिंट, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। अब हम यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली मिल चुकी है तो हम प्रोकैरियोटिक में इस चीज़ को नहीं पाएंगे, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं इसको कैरी, हम सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में कैरी कर रहे हैं। तो केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोटिक सेल में। झिल्लीनुमा कोशिका नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि वो हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ चुके हैं। राइबोसोम 70S वाले होते हैं। जब हम कोई चीज़ कैरी नहीं कर रहे तो हम छोटा वाले कैरी करेंगे या फिर लेंगे, तो राइबोसोम हो गए 70S वाले। और डीएनए होगा सर्पिलाकार। एग्जाम्पल क्या है, जीवाणु का मतलब होगा बैक्टीरिया, इसी में मिलेंगे। और नीली हरी शैवाल भी प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। और जो नीली हरी शैवाल है उसको हम
दूसरा नाम क्या है नीली हरी शैवाल का, उसका नाम है साइनो जीवाणु। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया भी बोल देते हैं, क्योंकि जीवाणु को हम बैक्टीरिया बोल देते हैं और साइनो को साइनो रखेंगे। ठीक है, तो ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच अंतर। यूकैरियोटिक में एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं कि यूकैरियोटिक में हम चीज़ कैरी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम केंद्रक रखेंगे, साथ में उसी केंद्रक झिल्ली भी मिलेगी। सेकंड चीज़ क्या होगी, हम सभी के सभी कोशिकांग पाए जाएंगे जिनके साथ मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स होंगे मेम्ब्रेन वाले, सेल ऑर्गेनल्स होंगे मेम्ब्रेन वाले। तीसरी चीज़ क्या होगी, राइबोसोम होंगे। राइबोसोम कौन से वाले होंगे, एटीएस वाले होंगे, क्योंकि हम कैरी कर रहे हैं। अगर हम सब कुछ कैरी कर रहे हैं तो हमें सीधा रहना पड़ेगा, तो डीएनए मिलेगा उसमें लीनियर यानी कि रेखित डीएनए मिलेगा। और पांचवी चीज़ क्या है, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में क्या होंगे, एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर जितने भी जीव हैं वे होंगे, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। ये एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है और साथ के साथ ये यूकैरियोटिक जीव के उदाहरण है। उसके बाद है मल्टी सेलुलर जीव यानी कि बहुकोशिकीय जीव, जो होंगे जंतु और होंगे जंतु हो गए और प्लांट्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गया यूकैरियोटिक सेल का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में एक और बार। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ नहीं होगा ना, तो कोशिकांग होंगे जिसके साथ मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कोशिकांग झिल्लीनुमा कोशिकांग नहीं होंगे, केंद्रक नहीं होगा, और केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक के साथ झिल्ली भी नहीं होगी। राइबोसोम मिलेंगे लेकिन छोटे वाले मिलेंगे, 70S वाले मिलेंगे हमें राइबोसोम, और जो डीएनए होगा वो होगा 70S वाला, क्योंकि जो बड़ा वाला है वो हम कैरी कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में। और अब क्या बचा, जो डीएनए होगा वो सर्पिलाकार होगा। ठीक है, क्योंकि लीनियर वाला डीएनए हम यूकैरियोटिक में कैरी कर रहे हैं। उसके बाद आता है एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल में आता है बैक्टीरिया, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया या फिर साइनो जीवाणु बोलते हैं, जिसको हम नीली हरी शैवाल भी बोलते हैं, या फिर नीली हरी शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे खास बात क्या है इसमें, कि ये खास बात है, क्या खास बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है, ये वाला पॉइंट सबसे खास बात है कि जो राइबोसोम है ना वो एक ऐसा कोशिकांग है, कोशिका मतलब सेल ऑर्गेनल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल व यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाएगा। ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि शायद जो राइबोसोम है वो दोनों टाइप की सेल में पाया जाएगा, एक यूकैरियोटिक सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल में भी। जो हम यहाँ भी पढ़ चुके हैं कि जो राइबोसोम होता है वो 70S वाला होता है, यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो 70S वाला होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा राइबोसोम 80S वाला। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ ली है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब ये है सेल वॉल, यहाँ पर है सेल वॉल, थर्ड पेज है ये सेल वॉल का, सॉरी सेल टॉपिक का सेल वॉल वाला पार्ट। नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, ये है सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ से हम कोशिकांग पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि जो कोशिका के अंग होते हैं वे हम पढ़ना करेंगे, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हाथ होता है, पैर होता है, ये सब होते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सेल वॉल। तो ये कहाँ कौन सी चीज़ों में पाई जाती है, पादप में पाई जाएगी यानी कि प्लांट में पाई जाएगी, जीवाणु में पाई जाएगी यानी कि बैक्टीरिया में पाई जाएगी, कवक कोशिका में पाई जाएगी यानी कि फंगी सेल में भी पाई जाएगी। ठीक है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल वॉल होती है जो जंतुओं में नहीं पाई जाती। पादपों में ये बनी होती है, जो प्लांट्स होते हैं पादपों में ये सेलुलोज की बनी होती है। सब मतलब कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये फैक्ट आता ही रहता है एग्जाम्स में, या फिर किसी भी तुम टेक्स्ट बुक पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे तुम टेस्ट लगा रहे हो ना टॉपिक रिलेटेड, जैसे कि हम सेल का हम टेस्ट लगाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा कि पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तुम ये कह सकते हो कि पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, जीवाणुओं में यानी बैक्टीरिया में ये पेप्टोग्लाइकिन की बनी होती है, पेप्टोग्लाइकिन की बनी होती है। जीवाणुओं में ये पेप्टोग्लाइकिन की बनी होती है। कवक में ये काइटिन की बनी होती है, कवक में ये बनी होती है काइटिन की। और कार्य क्या होता है इसका, कोशिका में सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। काम है सेल वॉल का कोशिका को सुरक्षा देना यानी कि सिक्योरिटी करना, और आकार देना यानी कि साइज देना। तो सेल वॉल हमने पढ़ लिया है। अब हम एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि सेल वॉल होती है, ये जो कोशिका भित्ति होती है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पादपों में पाई जाती है, जीवाणुओं में पाई जाती है और कवक में पाई जाती है, यानी कि प्लांट्स में पाई जाएगी, बैक्टीरिया में पाई जाएगी और कवक यानी फंगी में पाई जाएगी। जंतुओं में ये नहीं पाई जाती है। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये था कि जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, ये पौधों में सेलुलोज की बनी होती है, जीवाणुओं में पेप्टोग्लाइकिन की बनी होती है और कवक में बनी होती है काइटिन की। और इसका जो इंपॉर्टेंट कार्य होता है वो कोशिका को सुरक्षा देना और आकार प्रदान करना होता है। तो ये हो गया सेल वॉल के बारे में। इससे नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो ये हो गया
बेसिक सेल हमने क्या पढ़ लिया इसमें, हमने सेल के बारे में पढ़ लिया, वायरस के बारे में पढ़ लिया, डेड सेल और लिविंग सेल के बारे में पढ़ लिया, ओके, और सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमन में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका के बारे में पढ़ लिया, सेल थ्योरी पढ़ ली, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है, उसमें हमने पूरे अच्छे से पढ़ लिया उसको, और हमने पढ़ लिया अभी तक सेल वॉल। तो ये है फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेल टॉपिक, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे जो जितने भी बाकी सेल ऑर्गेनल्स बच गए, और ये है फर्स्ट पार्ट। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ समझ में नहीं आया हो कमेंट कर सकते हो, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस सेल टॉपिक के हम कोशिश करेंगे कि हम इसके 3 पार्ट बनाएं। पहला पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट 2 पार्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल का नाम है साहिल स्टार। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून गाइस।